Hello aspirants, welcome to ECS Spy. Today the date is 27 December, so let's get started. Now this is really a sad day and the sad news that former Prime Minister Dr. Manmohan Singh is no more. And I always used to say that अगर कोई ऐसा प्रधानमंत्री आया इस देश में जिसे ना तो कुछ खोने का डर रहा ना कुछ पाने का लालच रहा तो वो एक ही इंसान थे डॉक्टर मनमोहन सिंह. ओके एंड इनके कुछ वर्ड्स थे जहां इन्होंने कहा था हिस्ट्री विल बी मोर काइंडर टू मी देन मीडिया, क्योंकि उस टाइम मीडिया ने इनको बहुत मजाक बनाया था. जब 2014 के इलेक्शन के पहले इन्होंने अपनी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब उनके यही वर्ड्स थे एग्जैक्टली दैट हिस्ट्री विल बी मोर काइंड टू मी देन दी मीडिया, क्योंकि मीडिया ने इनकी इमेज खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी. सीएजी ने एक रिपोर्ट निकाली कि 2G घोटाले में 1,70,000 करोड़ का घोटाला हो गया, बट बाद में देखा गया कि इवन 5G की ऑक्शन में भी इतना पैसा नहीं आया जितना ये 2G के टाइम कह रहे थे हमारे सीएजी. ओके, और इसी तरह से अन्ना आंदोलन और ऐसी बहुत सी चीजें हुई जिन्होंने इनकी इमेज खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. बट इन्होंने कभी किसी तरह के प्रोटेस्ट या इन चीजों को सब्जुगेट नहीं किया बिकॉज ही स्ट्रांगली बिलीव कि एक डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट बेसिक राइट है, एक फंडामेंटल में ये आपका फंडामेंटल राइट होता है एक डेमोक्रेसी में कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकते हैं. बट उन चीज को मीडिया ने किस तरीके से सेंसेशनलाइज किया एंड इनकी इमेज को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया वो सबने देखा. एनीवे, मे बी नेशन वुड बी सॉरी टू हिम समडे. आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में हैव स्लोड डिमांड, ये कहना है फाइनेंस मिनिस्ट्री का. नो, हमारे यहाँ डिमांड स्लो होने के दो रीजंस रहे हैं. एक तो गवर्नमेंट जो कभी मानेगी नहीं वो है टैक्सेशन. ओके, क्योंकि टैक्सेशन हद से ज्यादा लगाया गया है और इस वजह से क्या हुआ है कि लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम थी वो काफी कम हुई है. राइट. सेकेंड थिंग इज, दूसरा है हमारी आरबीआई. आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई डिसाइड करता है रेपो रेट. ओके, कभी 4 के अराउंड होता है, कभी 4.50. देखने में छोटा लगता है बट इस रेपो रेट के बेसिस पर ही बैंक अपना इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते हैं. हालांकि ऐसा नहीं है कि रेपो रेट अगर इसने 0.50 या 50 बेसिस पॉइंट कम किया तो बैंक इमीडिएट कर देंगे, नहीं करते हैं. ठीक है, और ये बाय मंथली आती है पॉलिसी तो इसके इम्पैक्ट फील होने में भी काफी वक्त लगता है. लेकिन जब हम लोग यहाँ पे सारे बैंक वगैरह के अपने खर्चे प्रॉफिट ये सारी चीजें जोड़ता है तो बिजनेस के लिए बैंक लोन आपको मिलता है फिर 8 से लेके 12% तक. ओके, और इस वजह से क्या होता है हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है बिजनेस करने के लिए वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है. ओके, वो राइज हो जाती है. उसी तरीके से होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, ये सब भी उसी तरीके से कॉस्टली होता जाता है. तो इससे क्या होता है कि मार्केट में लोन की डिमांड कम हो जाती है. दैट मीन्स मार्केट में क्रेडिट ऑफटेक जिसे हम कहते हैं ये और रिड्यूस हो जाता है. ओके, और इस वजह से जो पैसा बैंक का है वो बैंक में ही पड़ा रह जाता है, ना तो कोई लोन लेने आ रहा है, क्रेडिट ऑफटेक कम होता जा रहा है. और ये लोन और ज्यादा एक्सपेंसिव होने की वजह से क्या होता है कि बिजनेस भी उतना लोन नहीं ले रहे हैं और उसी वजह से कोई इकोनॉमी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं आता और इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाता है. इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा दैट मीन्स न्यू बिजनेस सेटअप करने में ज्यादा पैसा नहीं आ रहा है. ओके, न्यू बिजनेस सेटअप नहीं हो रहे हैं और ना ही न्यू जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं. इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला जाता है. ओके, अब उसमें होता ये है कि आरबीआई तो कभी खुल के नहीं बोल सकता कि इसके लिए गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है, बट गवर्नमेंट हमेशा ये ब्लेम आरबीआई पे डालती रहती है कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसने डिमांड स्लो डाउन कर दी है. जबकि डिमांड स्लो डाउन होना सिर्फ यहाँ आरबीआई के हाथ में नहीं है, उसका मेन रीजन रहा है गवर्नमेंट का हैवी टैक्सेशन. हैवी टैक्सेशन होने की वजह से जैसे फॉर एग्जांपल आई सेड कि यूपीए गवर्नमेंट थी जो लगाती थी ₹3 एंड ₹9 रिस्पेक्टिवली ऑन पेट्रोल एंड डीजल. इस गवर्नमेंट ने बढ़ा के कर दिया ₹27 एंड ₹32 रिस्पेक्टिवली ऑन पेट्रोल एंड डीजल. ओके, और इस तरीके से कई चीजें हैं जो कभी टैक्स के नेट से बाहर रहा करती थी बट उनको सिर्फ टैक्स नेट में ही नहीं लाया गया बल्कि उन पे लगने वाला टैक्सेशन भी काफी बढ़ाया गया है. So combination of monetary policy and macroprudential measures by the RBI may have contributed to the demand slowdown. But सच ये है कि जब तक आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी और गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी, जब तक ये दोनों इन टैंडम वर्क नहीं करेंगी तब तक मार्केट में डिमांड इस पर नहीं की जा सकती. अब जो गवर्नमेंट की फ्रीबीज टाइप की स्कीम्स की बात करती है जैसे विमेंस को ₹1,000 या ₹2,000 दिए जा रहे हैं मंथली, तो उनका ये कहना है कि इससे पैसा विमेंस के हाथ में आएगा तो मार्केट में डिमांड जनरेट होगी. मार्केट में डिमांड इससे जनरेट नहीं होगी सिर्फ इतने से.
ओके, ये तो एक गैस सिलेंडर में भी चला जाएगा जस्ट एज अ कॉमन मैन। ओके, बट डिमांड जनरेट करने का असली तरीके दो ही हैं। फर्स्ट है कि टैक्सेशन को थोड़ा सा रिड्यूस करने की जरूरत है, स्पेशली इनडायरेक्ट टैक्सेस। नो, टैक्सेस दो तरीके के हैं हमारे पास, इनडायरेक्ट, ओके, और डायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स होता है प्रोग्रेसिव, यानी कि जिसकी ज्यादा इनकम है उस पर ज्यादा लगता है, तो डायरेक्ट टैक्स में उतना इशू नहीं होता है। बट इनडायरेक्ट लाइक जीएसटी, ये होता है रिग्रेसिव, दैट मीन्स वो सभी पे बराबर लगता है। यानी कि 10 लाख कमाने वाले पर भी एक दूध के पैकेट पे 1 रुपये टैक्स लग रहा है, और रोज के 100 रुपए कमाने वाले इंसान पर भी 1 रुपए टैक्स लग रहा है। तो उसकी इनकम के हिसाब से वो 1 रुपए की कुछ वैल्यू है, लेकिन 10 लाख कमाने के वाले के हिसाब से उसकी कोई वैल्यू नहीं है। राइट, तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम रिग्रेसिव माना जाता है, और गवर्नमेंट ने पिछले कुछ टाइम में किया यही है कि जीएसटी बढ़ा बढ़ा के इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ाती चली गई, और उस वजह से कॉमन मैन के हाथ में जो इनकम थी वो रिड्यूस होती चली गई। एंड कॉमन मैन जो होता है वही होता है जो मार्केट में डिमांड क्रिएट करता है। इट्स नॉट लाइक कि आपके जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं वो इंडिया के मार्केट से कुछ शॉप कर रहे हैं, नहीं कर रहे। ओके, दे आर गोइंग टू दुबई और दिस एंड दैट, और इंडिया में भी अगर कर रहे हैं तो वो लग्जरी प्रोडक्ट्स ज्यादा परचेज कर रहे हैं रादर देन दी मास कंजम्पशन वाले प्रोडक्ट्स। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज कि इसके लिए हमें टैक्स मेजर्स कम करने की जरूरत है। दूसरा, इंटरेस्ट रेट कम करने की जरूरत है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम होंगे तभी जाके लोन चीप होंगे, और लोन चीप होंगे तभी जाकर न्यू बिजनेस में इन्वेस्टमेंट आएगा। ओके, अब यहाँ पे अगर हमें इंटरेस्ट रेट कम करने की हम बात करें तो इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करना इतना आसान नहीं, जबकि फॉरेन में अगर आप देखेंगे तो हार्डली 2.5%, 3.5% ये इनका इंटरेस्ट रेट होता है जो भी लोन वहां पर पब्लिक लेती है। इसलिए इंडिया क्या प्रेफर करता है कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। इसलिए आप सुनेंगे रिलायंस हो गया ग्रुप, अडानी ग्रुप हो गया, ये लोग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के थ्रू पैसा लाते हैं फॉरेन से, क्योंकि फॉरेन में जो क्रेडिट मिलता है दैट इज लोन, वो चीपर है एज कंपेयर टू इंडियन मार्केट। ओके, तो ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से मार्केट में डिमांड कम हुई है। अगर इसको स्पर करना है तो एक दूसरे पर ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। आरबीआई एंड गवर्नमेंट बोथ नीड टू वर्क इन टैंडम, तब जाकर हम इस मार्केट डिमांड को फिर से स्पर कर पाएंगे। और अल्टीमेटली तो जब तक हम जॉब सेक्टर में कुछ बेटर नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। प्राइवेट सेक्टर रिक्रूट कर नहीं रहा है, इवन बड़े बड़े आईआईटी जैसे कॉलेज से भी प्लेसमेंट नहीं हो रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब्स देने को तैयार नहीं है, जो जॉब्स दे रही हैं कभी पेपर लीक हो रहा है, कहीं पे जुगाड़ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। ठीक है, इवन यूपीएससी को माना जाता था इम्पैकेबल है एकदम, बट एपीएफसी में सबने देखा कि किस तरीके से ऐसे लड़के पहुंचे इंटरव्यू में जिन्हें ब्रिक्स का फुल फॉर्म भी नहीं मालूम। ओके, सो काफी धांधलियां चल रही हैं, बट पब्लिक सेक्टर में भी जॉब्स नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं है, और जब तक जॉब्स नहीं होंगी तब तक इंसान के हाथ में वो इनकम नहीं आएगी जिससे मार्केट में डिमांड जनरेट हो। और इसलिए मनमोहन सिंह का एक स्टेटमेंट बहुत जरूरी था इस केस में। उनका कहना था कि जब प्राइवेट में जॉब्स ज्यादा आ रही हो, अच्छी ग्रो हो रही हो, तब गवर्नमेंट को पब्लिक जॉब्स कम कर देनी चाहिए। एंड वाइस वर्सा, जब प्राइवेट रिक्रूट नहीं कर रहा हो तो लोगों को बेरोजगार नहीं बनाना है, वरना पूरा मार्केट ठंडा पड़ जाएगा, पूरे मार्केट में डिमांड नहीं होगी। जब प्राइवेट रिक्रूट नहीं कर रहा होगा तो गवर्नमेंट को पब्लिक जॉब्स बढ़ाने होंगे। इसलिए पोस्ट 2008 क्राइसिस में आप देखेंगे कि बैंकिंग सेक्टर में ऑलमोस्ट हर साल 60-65 हजार तक की जॉब्स निकाली जाती थी अकेले बैंकिंग सेक्टर में। ओके, यूपीएससी में भी बहुत बढ़ चढ़ के, एसएससी में, सभी में गवर्नमेंट जॉब्स बढ़ाई गई थी, क्योंकि मनमोहन सिंह का मानना था कि प्राइवेट सेक्टर अभी नहीं देगा जब तक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो हमें पब्लिक सेक्टर के थ्रू लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करनी होगी, ताकि लोगों के हाथ में सैलरी जाए, हर घर में हाउस होल्ड इनकम हो, और उस हाउस होल्ड से कुछ ना कुछ डिमांड जनरेट होती रहे। ओके, बट करंट गवर्नमेंट ने दोनों ही चीजें खराब कर रखी हैं। बट इवन एटलीस्ट दे बिलीव कि हाँ वो बहुत अच्छा देश चला रहे हैं, बट सच्चाई ये है कि नहीं चला रहे हैं। एनीवे, असम राइफल टोल्ड टू मेक लिस्ट ऑफ विलेजेस इन म्यांमार विद इन 10 किलोमीटर फ्रॉम बॉर्डर। अब यहाँ पे हमने कल एक चीज देखी थी कि फ्री मूवमेंट रिजीम, इसको गवर्नमेंट ने कहा था कि हम खत्म करेंगे, जिसमें 16 किलोमीटर आप दोनों तरफ जा सकते हैं बॉर्डर्स के। इसको खत्म करने की बात की थी, लेकिन इसको ऑफिशियली अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है। ओके, दूसरी चीज की बॉर्डर पे सिक्योरिटी करने के लिए हम लोग एक चीज यूज कर सकते हैं, जिसको मैंने आपके साथ पहले डिस्कस भी किया था, दैट इज फेशियल रिकग्निशन सिस्टम, जो गवर्नमेंट आजकल एयरपोर्ट वगैरह पे यूज कर रही है, लेकिन वो उसका प्राइवेसी का डेटा और वो सब एंगल उसमें आ जाते हैं, हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। ओके, यहाँ पर गवर्नमेंट इज लुकिंग टू डेप्लॉय फेस रिकग्निशन सिस्टम एंड कैप्चर बायोमेट्रिक्स ऑफ म्यांमार नेशनल्स एंटरिंग द कंट्री। तो एक तो ये आपका वे फॉरवर्ड बन जाता है जब आप इलीगल माइग्रेंट्स, या इलीगल तो छोड़िए, लीगल माइग्रेंट्स जो हैं उनके साथ डील करते हो, क्योंकि चाहे वो म्यांमार से आ रहे हो, बांग्लादेश से आ रहे हो। अगर लीगली आ रहे हैं, इलीगली आ रहे हैं तो वो तो डिपोर्ट होने ही है, लेकिन अगर लीगली भी आ रहे हैं तो एटलीस्ट यूज दिस
FRT system, facial recognition technology, and second is capture their biometrics. अब यहाँ पे हो ये रहा था कि जब ये गवर्नमेंट ने कोशिश की बायोमेट्रिक्स वगैरह कैप्चर करने की, तो मिजोरम बॉर्डर पे खुद मिजोरम के लोगों ने इसको ऑब्जेक्ट किया कि नहीं ऐसा मत कीजिए, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि जो आ रहे हैं वो उन्हीं के ब्रदरहुड टाइप के लोग हैं, ठीक है, एथनिक टाइज हैं उनके, और गवर्नमेंट बाद में इनको जबरदस्ती फोर्सफुली देश से निकाल देगी। ओके, तो इन लोगों ने यहाँ पे मिजोरम के हमारे खुद के लोगों ने ही इसका अपोज किया था। सेकेंड इज कि यहाँ पर एनआईसी विल सेटअप ए पोर्टल टू जनरेट बॉर्डर पासेस एंड मेंटेन ए डेटाबेस ऑफ पीपल एंटरिंग एंड लिविंग द कंट्री और दोज हु ओवर स्टे। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हैं जो आपको अपने आंसर में इंक्लूड करने चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। ये सब मनमोहन सिंह पर ही है पूरा। ओके, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, इसको सिर्फ इतना जान लीजिए कि 7 कैटेगरीज में मिलता है। आर्ट एंड कल्चर, ब्रेवरी, इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स एंड एनवायरमेंट। ओके, ये बाल पुरस्कार है, चिल्ड्रंस को दिया जाता है। ग्लोबल पोलियो रिसर्जेंस, तो यहाँ पे कई कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे हमें पोलियो फिर से देखने को मिल रहा है, स्पेशली इन दी वाइल्ड। ठीक है, लोगों में नहीं देखने को मिल रहा है, बट एटलीस्ट वाइल्ड में ये तो देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं पोलियो वायरस जो है ये प्रेजेंट है अभी भी। ठीक, फिर इसमें वैक्सीन ड्राइव, पोलियो वायरस एंड अदर थिंग्स जो मैंने आपके साथ टाइम टू टाइम डिस्कस भी किए, और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, दैट इज इसमें ओरल वैक्सीनेशन और हमारा इंजेक्टेड टाइप का, इन दोनों में डिफरेंस जो मैंने आपको पहले ही बताया और मैंने यहाँ भी नोट्स में इंक्लूड किया हुआ है। We are seeing a resurgence of polio worldwide with environmental samples and human cases throwing up both wild polio virus as well as vaccine derived polio virus. Okay, तो ये दोनों मिल रहा है। दूसरा, यहाँ पे WHO reported that polio virus has been detected through routine surveillance in 5 countries, वो भी यूरोपियन रीजन में, जो कि माना जाता है कि ये कंट्रीज तो सर्विलेंस वगैरह काफी स्ट्रांग रहता है इनका। While no case have been detected to date, the presence of virus underscores the importance of vaccination and surveillance. ओके, केसेस भले ही नहीं आ रहे हो, लेकिन इस वायरस का एनवायरनमेंट में डिटेक्ट होना हमें और ज्यादा अलर्ट बनाता है कि वैक्सीनेशन ड्राइव चलती रहनी चाहिए एंड सर्विलेंस भी हमें रेगुलर करना होगा। ओके, अभी गाजा में देखा गया था जब वॉर की वजह से कि यहाँ पे पोलियो के इंसिडेंट्स आने लगे थे, उसी तरीके से यमन यमन में भी इसी तरह के इंसिडेंट्स देखने को मिले थे हमें। WHO continues to support national and local public health authorities in their investigations and monitoring of the situation. वैक्सीन कंट्रोवर्सी की बात करें तो OPV, दैट इज ओरल पोलियो वैक्सीन, ये डिस्कवर की थी एल्बर्ट सबीन ने, और ये इसकी एफिकेसी की वजह से इसको प्रेफर किया गया था सबसे पहले। ओरल पोलियो वैक्सीन अलाउड द वैक्सीन ड्राइव पोलियो वायरस टू इन्फेक्ट चिल्ड्रन। अब यहां से इसका साइड इफेक्ट एक यही निकल के आया कि यहां से एक न्यू टाइप का वायरस म्यूटेट होता चला गया और दूसरी टाइप की बीमारी निकल के आई, दैट इज वैक्सीन ड्राइव पोलियो वायरस, जो चिल्ड्रंस को इन्फेक्ट कर रहा है। ओके, तो अभी हमें देखने को मिलते हैं अपने यहाँ पे वाइल्ड वाइल्ड पोलियो वायरस, जो कि हमारे वाटर्स टाइप के पॉन्ड्स, लेक वगैरह में सर्कुलेट होता रहता है, और दूसरा सर्कुलेटिंग वैक्सीन ड्राइव पोलियो वायरस। दे मेक द केस फॉर ट्रांसमिशन via respiratory route like other contiguous childhood infectious disease. The poliovirus does not replicate in the environment nor in the contaminated food. क्योंकि हम लोगों ने वैक्सीन वगैरह सबको लगी हुई होती है, बट इसका प्रेजेंस होना ही दिखाता है कि आप सर्वे हमेशा आपको अलर्ट मोड पे रहना पड़ेगा। दूसरा है यहाँ पे आईपीवी, और यही है जो क्वेश्चन आने की चांसेस होते हैं सबसे ज्यादा प्रीलिम्स में, इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस एंड ओरल पोलियो वैक्सीन। अब इन दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज, इन दोनों में डिफरेंस जान लीजिए, बिकॉज यही सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज की जो इनएक्टिवेटेड, अब नाम से जैसे क्लियर है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, यानी कि यहाँ पे किल्ड या फिर इनएक्टिवेटेड टाइप के वायरस से ही ये दवाई बनाई गई है। ओके, और क्योंकि ये मरा हुआ है वायरस, इनएक्टिवेटेड है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये डिजीज कॉज नहीं कर सकता, ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा किल्ड या इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस, एंड दिस आईपीवी इज सेफ फॉर यूज ऑन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल, यानी ऐसे इंडिविजुअल्स जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है, ज्यादा अच्छी नहीं है, उनकी बॉडी में यूज करने में भी ये काफी सेफ है, क्योंकि यहाँ पे लाइव वायरस यूज नहीं कर रहे हैं हम, डेड या फिर इनएक्टिवेटेड वायरस यूज कर रहे हैं। आईपीवी प्रोवाइड्स फॉर लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी एंड डज नॉट रिक्वायर मल्टीपल डोजेज टू मेंटेन द प्रोटेक्शन। नो रिमेंबर, प्रोटेक्शन, जब तक से प्रोटेक्शन की बात आ रही तो एक ही डोज से प्रोटेक्ट तो हो जाएगी आपकी बॉडी,
ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको फुल इम्यूनिटी अचीव करनी है तो मल्टीपल डोसेज भी लेने पड़ेंगे। ओके, डिसएडवांटेज क्या है? दिस इज मोर एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस एंड एडमिनिस्टर कंपेयर टू ओपीवी। दिस रिक्वायर्स मल्टीपल डोजेज टू अचीव द फुल इम्यूनिटी। ओके, प्रोटेक्शन एक ही से मिल जाएगा बट फुल इम्यूनिटी चाहिए तो मल्टीपल डोज लगेंगे। एंड आईपीवी डज नॉट प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ म्यूकोसल इम्यूनिटी एज ओपीवी which can limits its ability to interrupt the transmission of the virus। अब ये उस लेवल की इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करता हमें जैसा कि ओपीवी करता है। ओपीवी के बारे में जानते हैं। दिस इज लेस एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस एंड एडमिनिस्टर। इट ओनली रिक्वायर्स ए सिंगल और ए फ्यू डोजेस टू प्रोवाइड इफेक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, जबकि वहां पे मल्टीपल डोजेस की जरूरत पड़ रही थी फॉर कंप्लीट इम्यूनिटी, यहाँ पर सिंगल या 2 डोज में काम हो जाएगा। ओपीवी कैन प्रोवाइड बेटर म्यूकोसल इम्यूनिटी विच हेल्प इंटरप्ट द ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस। ये ज्यादा अच्छी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है हमें, लेकिन इसके साथ कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज या रिस्क कह लीजिए कि सबसे बड़ा रिस्क है यहाँ पे कि हम लोग लाइव बट वीकेंड पोलियो वायरस यूज कर रहे हैं। वहां पे हम डेड या इनएक्टिवेटेड यूज कर रहे थे तो कोई रिस्क नहीं था, बट यहाँ पे हम जिंदा ही यूज कर रहे हैं लेकिन थोड़ा वीक टाइप का। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर रेयर केस में ये वायरस म्यूटेट कर जाता है और ये कॉज करता है वैक्सीन ड्राइव पोलियो वायरस। ओके, इस ओपीवी का एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट यही है कि हम यहाँ पे लाइव वायरस यूज करते हैं, ये म्यूटेट कर जाता है कुछ केस में और ये नई बीमारी को जन्म देता है, दैट इज कॉल्ड एज वैक्सीन ड्राइव पोलियो वायरस। Now, OPV is not recommended for use in immunocompromised individuals क्योंकि यहाँ पे लाइव वायरस यूज किया है, इसलिए आप ऐसे इंडिविजुअल पे यूज नहीं कर सकते ये दवाई जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है। ओपीवी ड्राइव्ड इम्यूनिटी में नॉट बी लॉन्ग लास्टिंग एज आईपीवी ड्राइव्ड इम्यूनिटी। इसलिए जो ऊपर जो आर्टिकल हमने डिस्कस किया उसमें वो बार बार इंसिस्ट कर रहा है कि हमें मूव करना चाहिए फ्रॉम ओपीवी टू आईपीवी। ओके, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ओपीवी में हम लोग यूज कर रहे हैं लाइव वायरस और ये म्यूटेट हो जाता है और म्यूटेट होने की वजह से ये कॉज करता है हमें वैक्सीन ड्राइव पोलियो वायरस, राइट। ओके, लेकिन अगर हम आईपीवी की तरफ मूव कर जाते हैं तो यहाँ पे हम इनएक्टिवेटेड टाइप का यूज कर रहे हैं तो इसमें कोई रिस्क नहीं है। और दूसरी इम्यूनिटी, सबसे बड़ी बात कि ये लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी देके जाता है हमें। ओके, लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी, तो यहां पर इस आर्टिकल में ये वही कह रहा है कि ए शिफ्ट टुवर्ड्स इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन दैट इज आईपीवी वुड बी मोर इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग पोलियो ट्रांसमिशन। ऑलराइट, सो दिस वाज द फर्स्ट आर्टिकल। ये प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, अगर पूछेगा तो, आपको कोई मेंस में नहीं पूछेगा ये सब। सेकंड इज लोकल क्लिनिकल ट्रायल वेवर फॉर सिलेक्टेड ड्रग्स इज ए डबल एज शॉट्स, ये एक्सपर्ट्स का कहना है। अब ये अगर आपने पहले से न्यूज़पेपर फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने कहा था कि कुछ कंट्रीज जैसे यूरोप हो गया, जापान हो गया, इस टाइप की जो कंट्रीज जहां पर रेगुलेटरी नॉर्म्स अच्छे हैं, अगर आपने किसी दवाई का क्लिनिकल ट्रायल इन कंट्रीज में कर लिया है तो आपको फिर दोबारा से ये क्लिनिकल ट्रायल्स इंडिया में करने की जरूरत नहीं है, आपको वेवर मिल जाएगा यहाँ पे। ओके, इससे फायदा क्या होगा कि जो वैक्सीन होगी वो हमें टाइमली अवेलेबल हो जाएगी, जल्दी आ जाएगी मार्केट में, कि ट्रायल्स की वजह से और ज्यादा डिले नहीं होगी। ओके, और फिर जो और ट्रायल्स करने पड़ते हैं इंडिया में या हर कंट्री में जाके तो उसकी वजह से कॉस्ट भी बढ़ जाती है, तो कॉस्ट भी इसमें एटलीस्ट थोड़ी कम होगी, टाइम कम हो जाएगा, कॉस्ट भी कम हो जाएगी। बट एट द सेम टाइम देखिए, हर कंट्री की जो एथनिसिटी है या जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो अलग अलग है थोड़ी सी, सबके थोड़े जेनेटिक्स थोड़े से डिफरेंट है, तो हो सकता है कि कई बार जो दवाई यूरोपियंस पे अच्छे से असर कर रही है, हो सकता है वो इंडियंस पे असर ना करे। ओके, इसलिए इसको कहा गया है डबल एज सॉर्ड। ये जो हम वेवर हम दे रहे हैं इसके फायदे भी हो सकते हैं बट एट द सेम टाइम रिस्क और नुकसान भी हो सकते हैं, क्योंकि इवन जापान और चाइना भी अपने यहाँ पर इस तरह की चीजें अलाउ नहीं करते। उनका भी ये कहना है कि आपको अगर दवाई हमारी कंट्री में बेचनी है तो हमारी ही पॉपुलेशन पर पहले क्लिनिकल ट्रायल्स करने होंगे। The move to give patients in India faster access to medicine, Central Licensing Authority recently allowing a local clinical trial waiver during the approval process for 5 categories of new drugs sourced from 6 countries। और ये नोटिफाई किया गया अंडर रूल 101 ऑफ न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स 2019। ठीक है, तो ये जो वेवर दिया जाएगा ये फोकस करेगा 6 कंट्रीज पर, और वो 6 कंट्रीज हैं यूएस, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड यूरोपियन यूनियन। अगर इसमें कोई वैक्सीन अप्रूव हो चुकी है तो फिर हम लोग भी उसको अपने यहाँ पर अप्रूव ही मान लेंगे और उसको अपने यहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल करने पर इंसिस्ट नहीं करेंगे।
ओके, और सबसे जरूरी है कि यहाँ पर ऑर्फन ड्रग्स भी इंक्लूड की गई ना। ऑर्फन ड्रग्स क्या होती है ये मैंने आपको प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में भी कराया था और कुछ ड्रग्स के नाम याद रखने को भी कहा था फॉर योर एग्जाम। ऑर्फन ड्रग्स जो किसी रेयर डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज होती हैं, मतलब उनके लिए इतने नंबर ऑफ पेशेंट्स ही नहीं है कि वो कंपनी ये सोचे कि मैं इसकी दवाई बना के मुझे कुछ प्रॉफिट हो सकता है, नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उनके पेशेंट्स ही बहुत कम होते हैं। ऑर्फन ड्रग्स फॉर रेयर डिजीज, जीन और सेलुलर थेरेपी प्रोडक्ट्स, those used in pandemics या those used for special defense, and drugs that offer significant therapeutic advantages over current standard care। ओके, तो ये सारी ड्रग्स यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं फॉर द वेबर। तो ये एक पाइवटल रेगुलेटरी शिफ्ट सिग्निफाई करता है इंडिया में, बट एट द सेम टाइम इट रेजेस सिग्निफिकेंट कंसर्न्स अबाउट पेशेंट सेफ्टी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ब्रॉडर हेल्थ केयर implications। The trials are essential for assessing how the drugs interact with a diverse genetic profile। ओके, ऐसा नहीं है कि यूरोपियन लोगों की जेनेटिक्स और इंडियंस की जेनेटिक्स बिल्कुल सेम है, नॉट पॉसिबल। राइट, तो यहाँ पर ये इंश्योर करना भी जरूरी है कि ये ड्रग कितनी इफेक्टिव होगी अक्रॉस द डाइवर्स जेनेटिक प्रोफाइल। India's population diversity means bypassing trials could result in unanticipated adverse effects or reduce efficacy। अब हो सकता है कि बाद में जब इन दवाइयों को इंडियन पॉपुलेशन पे यूज किया जाए, आपने यहाँ पे तो क्लिनिकल ट्रायल्स किए नहीं, तो हो सकता है कि या तो ये इंडियन पॉपुलेशन को कोई एडवर्स इफेक्ट दे जाए या फिर इसकी एफिकेसी उतनी ना रह जाए जितनी की यूरोपियन लोगों पर थी। ओके, जापान और चाइना का भी यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है क्योंकि वो भी मैंडेटरी करते हैं लोकल टेस्टिंग को और फॉरेन डेटा एनालिसिस फॉर एथनिक सेंसिटिविटी, एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी थ्रू लोकलाइज्ड वैलिडेशन। तो हमारे यहाँ भी लोकलाइज्ड वैलिडेशन अब तक होता था, बट गवर्नमेंट ने यहाँ पर इनको वेवर दे दिया है। द नीड फॉर इंडिया ऑल्सो टू कंसिडर इट्स ओन पॉपुलेशन यूनिक ट्रेट्स। नेक्स्ट यहाँ पर एक और बीमारी का नाम दिया गया है, दैट इज ASMD। इस पे गवर्नमेंट ने अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है एज अ नोटिफाइड कंडीशन अंडर नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज। ठीक है ये रेयर डिजीज ही, लेकिन अभी तक इसको नोटिफाई किया नहीं गया है। ओके, आगे चलते हैं। आज न्यूज़पेपर में काफी कुछ काम का है। ओके, नेक्स्ट इज एन अवॉइडेबल ट्रेजेडी। अब इंडिया में क्या होता है कि स्टैम्पेड होता ही रहता है कहीं ना कहीं। जैसे अभी अल्लू अर्जुन की उस मूवी के टाइम हो गया, ठीक है, थिएटर में अल्लू अर्जुन अचानक पहुंच गए, कुछ भगदड़ मच गई और एक महिला उसमें मारी गई। ठीक है, उसी तरह कई बार पॉलिटिकल पार्टीज की रैलीज होती है, उनमें किसी तरीके से हो जाती है, भगदड़ मच जाती है, जैसे पटना के गांधी मैदान में हुआ था एक बार। ठीक है, उसी तरीके से साबरीमाला पर भी इसी तरह का केस हुआ था, वहां भी काफी सारे लोगों की जान चली गई थी भगदड़ मचने से। सिमिलरली कुंभ मेला हुआ था 2013 में इलाहाबाद में, या हाँ इलाहाबाद में ही हुआ था। ओके, वहां पर भी इस तरह की चीजें हुई है जिनमें कई लोग मर जाते हैं। उसी तरीके से अभी यूपी में कोई से बाबा थे जो पहले पुलिस कांस्टेबल थे बट फिर वो बाबा बन गए, उनकी यहाँ भी कुछ भगदड़ मच गई थी, तब भी कुछ 200 करीब लोग मारे गए थे वहां पर। ओके, तो यहाँ पे ये सब चीजें होती रहती हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे यहाँ कोई प्रॉपर आज तक गाइडलाइंस नहीं बनी कि इस तरह के इवेंट्स को किस तरीके से हैंडल करना है हमें। Okay, so India is arguably the country with the highest number of stampede and resultant injuries and fatalities. So this signifies the chronic failure in ensuring public safety during the religious festival like Kumbh Mela, political rallies जैसे पटना के गांधी मैदान पे, या फिर सेलिब्रिटी अपीयरेंस जैसे अल्लू अर्जुन का। ओके, सो ये दिखाता है ए डेंजरस कॉम्बिनेशन ऑफ फैन फर्वोर और पुअर प्लानिंग। ठीक है, एक तो वो फैंस पागल हो रहे हैं जो सेलिब्रिटी या पॉलिटिशियंस के पीछे वो, और दूसरी तरफ एट द सेम टाइम एक पुअर प्लानिंग भी दिखाता है कि शायद तैयारियां भी यहाँ पर उतनी अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ पे सीधे सीधे क्वेश्चन मार्क उठता है ऑन द प्रोटोकॉल्स, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स एंड क्राउड कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पे ये एक रिकरिंग पैटर्न बन गया है ऑफ द नेग्लिजेंस, मिसमैनेजमेंट and inadequate planning। Now India must prioritize crowd safety with actionable measures। अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? फर्स्ट इज वी नीड टू कंसिडर स्पेशियल एंड थर्मल कंफर्ट। ठीक है, कई बार बहुत कंजेस्टेड हो जाता है कि लोग सांस भी ठीक से नहीं ले पाते हैं। ठीक है, अगर गर्मी है तो गर्मी में कोई फेंट कर जाता है, चक्कर खा के गिर जाता है, कई बार पानी पीने का भी अरेंजमेंट नहीं होता है, तो इस तरह की चीजें होती हैं और इसी वजह से कई लोग मर जाते हैं, सफोकेट हो गए। So what we need to do is we need to maintain the spatial and thermal comfort when planning any event। Second is provide sufficient hydration facilities to prevent the exhaustion।
ना मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ वहाँ पे एक पंडित बड़े फेमस हो गए थे, पंडित प्रदीप मिश्रा। ओके, और इन्होंने यहाँ पर एक इवेंट किया था रुद्राक्ष वितरण। तो यहाँ पे कलेक्टर वगैरह से परमिशन ली गई और कहा गया कि करीब 1 से 2 लाख लोग आएंगे। बट अगली मॉर्निंग हुआ ये कि करीब 10 लाख से ज्यादा लोग आ गए थे। पूरे शहर में ही अफरा तफरी सी मच गई थी। ओके, तो ये एक करेक्ट एस्टिमेट देना भी जरूरी होता है। हमेशा गवर्नमेंट, पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कई बार ये लोग परमिशन मिल जाए इसलिए ये बता देते हैं कि नहीं नहीं, ज्यादा लोग नहीं आएंगे, 1-2 लाख ही आएंगे। बट आ जाते हैं 10 लाख। ओके, तो फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन भी उसमें क्या कर लेगा, एकदम से अरेंजमेंट नहीं की जा सकती। Now there should be a multiple and clearly designated entry and exit point। अब कई बार क्या होता है कि इवेंट बहुत बड़ा है लेकिन ज्यादा से ज्यादा एक ही एंट्री पॉइंट रख देते हैं, उसी के बाजू में एग्जिट पॉइंट है। तो पूरी भीड़ को अल्टीमेटली यहीं पे आना है। ठीक है, अगर मान लो इधर कहीं सेंटर में भगदड़ मच गई तो सब इधर ही भागेंगे। ठीक है, तो देयर शुड बी मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट अगर भीड़ ज्यादा आई है तो। सेकंड इज इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, दैट इज डिप्लॉयमेंट ऑफ मेडिकल एड, ट्रेन्ड पर्सनल। जैसे अगर किसी को सांस की दिक्कत होने लगी तो वहां पे ट्रेन पर्सनल होने चाहिए। नेक्स्ट इज इफेक्टिव चाउस मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो ये सारे कुछ स्टेप्स हैं जो हम लोग ले सकते हैं स्टैम्पेड को रोकने के लिए। नेक्स्ट इज यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है केन बेतवा प्रोजेक्ट, उसके रिस्पेक्ट में है कि ये एक्चुअली पॉलिटिकल प्रोजेक्ट ज्यादा है एंड पब्लिक वेलफेयर का प्रोजेक्ट कम है। बट ये आर्टिकल लिखने वाले ने शायद बुंदेलखंड की हालत नहीं देखी, वहाँ वाटर की सीरियसली बहुत सीवियर प्रॉब्लम है। बट अभी इसमें बस ऑल्टरनेटिव बता रहे हैं कि इसमें तो आप ग्राउंड वाटर रिचार्ज इस तरह की चीजों से भी कर सकते थे, नॉट पॉसिबल। वहाँ की जो मिट्टी है वो एक्चुअली पूरी तरीके से पथरीली है। वहां आप ग्राउंड कितनी भी बारिश करा लीजिए, ग्राउंड में पानी बैठेगा ही नहीं, वो टोटल पूरे पत्थर टाइप के हार्ड रॉक्स, पानी बह ही जाएगा वहां से। ओके, तो यहाँ पे इनका कहना है कि अब प्रोजेक्ट का गोल क्या है कि यहाँ पे हम लोग केन रिवर जो कि मानी जाती है कि इसमें पानी ज्यादा है उससे बेतवा में ट्रांसफर करेंगे। ओके, बट इनका कहना है कि देखिए दोनों ही रिवर में जब फ्लड आते हैं तो दोनों में ही फ्लड आते हैं और जब ड्रॉट आते हैं तो दोनों में ही ड्रॉट आते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि एक रिवर में फ्लड आ रहा होगा और दूसरे में ड्रॉट आ रहा होगा। तो पहला तो ऑब्जर्वेशन इनका ये है। ओके, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड प्रोजेक्ट इन 2021। जबकि उस वक्त एनजीटी डेलिब्रेट कर ही रहा था, एक चैलेंज किया गया था कि ग्रीन क्लियरेंस कैसे दे दिया गया। ये पन्ना टाइगर रिजर्व का था। ठीक है, अब यहाँ पे इसी पन्ना टाइगर रिजर्व में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक डैम बनाया जाएगा, दौधन डैम। ओके, और यहाँ पे इनका कहना है कि गवर्नमेंट एक्चुअली इग्नोर्ड द क्रिटिकल कंपोनेंट फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक एम्पावर्ड कमिटी बनाई थी और उसको भी बाईपास कर दिया गवर्नमेंट ने और उनकी दी हुई एडवाइस भी नहीं मानी। दूसरा कि यहाँ पे काफी स्ट्रिक्ट टर्म्स दिए गए थे, अगर आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में बनाना है, जैसे कि दौधन बना डैम बना रहे हैं पन्ना टाइगर रिजर्व में, तो गवर्नमेंट ने वो भी फॉलो नहीं किए। Okay, and this dam will destroy lack of trees and destabilize fragile ecosystem. गवर्नमेंट ऑल्सो रेफ्यूज टू रिलीज हाइड्रोलॉजिकल डेटा ऑफ द बेसिन। ये गवर्नमेंट की एक सीरियस गलती थी कि आप क्यों हाइड्रोलॉजिकल डेटा रिवील नहीं कर रहे हो इस बेसिन का। नेक्स्ट इज स्टडीज हैव असर्टेड दैट केन एंड बेतवा बेसिन सफर फ्लड एंड ड्रॉट टूगेदर। ठीक है, जब फ्लड आएगा तो दोनों में आएगा, ड्रॉट आएगा तो दोनों में आएगा, ऐसा इनका कहना है कि स्टडीज से ये पता चलता है। दूसरा, बेतवा बेसिन कैन बी रिप्लेनिश मोर अफोर्डेबली बाय मेंटेनिंग एनवायरमेंटल फ्लोज एंड बोस्टिंग नेचुरल स्टोरेज। अब ये एक्चुअली ऑप्टिमिस्टिक ज्यादा बात है, प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, अगर आप वहां की हालत देखेंगे तो ये सब चीजें वहां बिल्कुल फेल हो जाती हैं कि एनवायरमेंटल फ्लो मैनेज कर लेंगे हम लोग या नेचुरल स्टोरेज तैयार कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। वहां उतनी बारिश भी नहीं होती है कि आप नेचुरल स्टोरेज तैयार कर पाए, क्योंकि वहां का रॉक फॉर्मेशन उस तरीके का है। सेकेंड इज एक्सपर्ट हैव इंस्टेड सजेस्टेड दैट प्रोजेक्ट इज ए प्लॉय टू पैसिफाई द इलेक्टोरेट इन बुंदेलखंड। ठीक है, कि ये पॉलिटिक्स की गई है बस इस पे। द प्रोजेक्ट सीम्स टू बी मोर द प्रोडक्ट ऑफ पॉलिटिकल एक्सपीरियंस एंड सेल्फ इमेज देन करेंट इकोलॉजिकल सेंस। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ काम का नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया कि कई बार न्यूज़पेपर में लिखने वाले लिख देते हैं कुछ भी, बट वहां की अगर रियलिटी देखेंगे आप तो वहां सीवियर वाटर क्राइसिस है। कई कई किलोमीटर बच्चे जा रहे हैं, उसका सोशल इम्पैक्ट बहुत बुरा हो रहा है। उसके आपने इको टर्म सुना होगा, पानी वाइफ। ठीक है, वाटर वाइफ या पानी पत्नी, पानी पत्नी या वाटर वाइफ, ये टर्म राजस्थान में भी चलता है और ये बुंदेलखंड और मराठवाड़ा जैसे रीजन में भी चलता है। इन्हीं चीजों की वजह से जो बच्चियां हैं वो स्कूल से ड्रॉप आउट जल्दी कर जाती हैं और पेरेंट्स को लगता है अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म की जाए, तो वो फिर उनको चाइल्ड मैरिज
इसीलिए आप इस तरह के ड्रॉट प्रोन रीजन्स जो होते हैं ना, इनमें चाइल्ड मैरिज भी बहुत ज्यादा देखेंगे आप। ओके, क्योंकि पानी ही नहीं है मतलब आपका कोई डेवलपमेंट वहां नहीं हो सकता। सो इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर इकोलॉजिकल इशूज आर हियर, बट ये प्रोजेक्ट जरूरी था इस रीजन के लिए। एनीवे ये एक अच्छा आर्टिकल है, टैपिंग इनटू कजाकिस्तान रेयर अर्थ पोटेंशियल। नाउ आपको क्या करना है कि प्लीज यूट्यूब पे जाके रेयर अर्थ एलिमेंट पर मैंने आपको एक प्रॉपर मेंस 450 प्लस में वीडियो बना के दिया है। ओके, रेयर अर्थ एलिमेंट तो सिर्फ उसका एक पार्ट है, क्रिटिकल मिनरल्स है वीडियो का नाम। ठीक है, मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, प्लीज इसको देख के इसके नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि उसके बिना समझ नहीं पाओगे इन आर्टिकल्स को। और यहाँ पे बात सिर्फ कजाकिस्तान की गई है, क्योंकि चाइना का जो डोमिनेंस है इस वक्त क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स में, उसको कहीं ना कहीं तो काउंटर करना होगा ना। इसीलिए तो हमने मिनरल मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप बनाई है यूएसए ने। इंडिया भी अब इसका मेंबर बन चुका है। इन सबका गोल यही है कि चाइना ऑलमोस्ट जो 90% मार्केट कंट्रोल कर रहा है आज रेयर अर्थ एलिमेंट्स और क्रिटिकल मिनरल्स का, इसकी मोनोपोली तोड़ना जरूरी है। और इसकी मोनोपोली सिर्फ रिजर्व्स या माइनिंग के दम पे नहीं है, इसकी मोनोपोली है इन मिनरल्स की प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी के दम पे। ठीक है, इंडिया के पास भी रिजर्व्स हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास रिजर्व बिल्कुल नहीं है। इंडिया इज ऑल्सो फिफ्थ लार्जेस्ट रिजर्व होल्डर ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है इनको प्रोसेस करने की, वो सिर्फ चाइना ने मास्टर की हुई है। ठीक है, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं जापान और दूसरी कंट्री के साथ मिलकर कि हम कर सके। जापान भी करता है प्रोसेसिंग, लेकिन उस लेवल की नहीं जिस लेवल की चाइना करता है। ओके, सो इवन ऑस्ट्रेलिया जो चाइना का कोई इतना फ्रेंडली नहीं है, वो भी अपने यहाँ से माइनिंग करके इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स को चाइना ही भेजता है, तब जाके प्रोसेसिंग होती है इनकी। ओके, सो उसने टेक्नोलॉजी पे वर्क किया, इसलिए आज उसका बोलबाला है इसमें। टैपिंग इनटू कजाकिस्तान रेयर अर्थ पोटेंशियल, क्योंकि इसके पास भी बहुत रिजर्व है कजाकिस्तान के पास। ठीक है, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कनेक्टिविटी नहीं है डायरेक्टली कजाकिस्तान से, क्योंकि बीच में पाकिस्तान आ जाता है। अब हमारे पास एक ही रूट बचता है, वो है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो हमें कनेक्ट करता है अफगानिस्तान से, सॉरी कजाकिस्तान से। ओके, तो यहां से हम लोग रेयर अर्थ एलिमेंट्स माइन कर सकते हैं और इंडिया ला सकते हैं। अब इंडिया ले तो आएंगे, लेकिन बात वहीं आएगी कि इसकी प्रोसेसिंग करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है क्या, नहीं है। ओके, सो हियर rare earth elements are crucial for clean energy, defense, इलेक्ट्रॉनिक्स, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। अब हमने बड़े बड़े गोल अपने यहाँ रख लिए कि हम डिफेंस में इंडिजिनाइजेशन करेंगे, हम क्लीन एनर्जी में सोलार पावर वगैरह जनरेट करेंगे, ट्रांजिशन करेंगे। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में हर जगह यूज हो रहा है, सेमीकंडक्टर से लेके नैनो चिप्स तक, और जितनी भी कटिंग टेक्नोलॉजीज हैं, एआई, रोबोटिक्स वगैरह, इन सब में एक चीज कॉमन है, वो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ओके, now India is fifth largest holder of the rare earth reserve, but it depends heavily on import from China due to lack of domestic extraction technologies। ठीक है, हमारे पास तो अच्छी सी एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी भी नहीं है, फॉरगेट अबाउट द प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, उसका तो सवाल ही नहीं उठता। राइट, तो ये दोनों हमारी वीकनेस है, जिसकी वजह से हम लोग फिफ्थ लार्जेस्ट रिजर्व होल्डर होने के बाद भी पूरी तरीके से डिपेंड करते हैं फ्रॉम इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना। ठीक है, हमने एक रूल बना दिया कि आप सोलार फोटोवोल्टेइक सेल्स जो हैं आपके, ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर होंगे तभी गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी। पर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर भी होंगे तो उसके अंदर जो सेल्स वगैरह बन रहे हैं, उनमें तो यही सब मटेरियल यूज हो रहा है ना। तो ये तो वही बात हो गई कि सारा रॉ मटेरियल इंपोर्ट करो, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट बनाएंगे अपन, तो वो तो उससे ज्यादा कॉस्ट आ जाएगी आपको। China's monopoly. China control over one third of global rare earth reserves and produces 70% of rare earth globally। ओके, तो आप ये देख रहे हो, रिजर्व्स में भी ऑलमोस्ट 33% पोजेस कर रहा है, बट प्रोडक्शन में तो पूरा 70% कंट्रोल कर रहा है। इंडिया इंपोर्ट 60% ऑफ इट्स रेयर अर्थ रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम चाइना अलोन। बाकी कंट्रीज तो छोड़िए, अकेले चाइना से हम 60% इंपोर्ट कर रहे हैं अपना, क्रिएटिंग एन ओवर रिलायंस एंड स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी। चाइना हैज प्रीवियसली डिसरप्टेड सप्लाई चेन्स एंड बैंड एक्सपोर्ट्स। नाउ ये जरूरी है कि चाइना बैंड एक्सपोर्ट्स ऑफ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, रेजिंग सिक्योरिटी कंसर्न्स फॉर इंडिया। अब इसने ये सिर्फ इंडिया के साथ ही नहीं किया, ये इसने जापान के साथ भी किया था 2008 में, जब उसका 10 में जब उसका डिस्प्यूट हुआ था सेनकाकू आइलैंड को, इसने बैन कर देता है ये रेयर अर्थ एलिमेंट के एक्सपोर्ट्स। अब उससे क्या होता है कि जापान या किसी भी कंट्री की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मोबाइल फोन इंडस्ट्री, राइट, ये सब धराशायी हो जाती है इसके बिना। तो चाइना अब क्या कर रहा है, अपनी ये जो मोनोपोली है रेयर अर्थ एलिमेंट्स में, उसे यूज कर रहा है एज अ वेपन। राइट,
तो क्या चाइना का कोई ऑल्टरनेटिव है? तो हाँ, कजाकिस्तान एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है, बिकॉज इट इज वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्सेज ऑफ रेयर अर्थ इंक्लूडिंग 15 ऑफ 17 नोन एलिमेंट्स। अब हमारे यहाँ रेयर अर्थ एलिमेंट्स कितने हैं? ठीक है, टोटल 17, उसमें से 15 हमें कजाकिस्तान में भी मिल सकते हैं। और गवर्नमेंट ने एक लिस्ट भी पब्लिश की थी क्रिटिकल मिनरल्स की, जिसमें 30 थे टोटल। मैंने वो सारी चीजें कराई है वहां पे मेंस वाले वीडियो में। India's engagement with Kazakhstan through Connect Central Asia policy and international north-south transport corridor aims to diversify rare earth sourcing। तो हम डाइवर्सिफाई करने की कोशिश तो कर रहे हैं। कजाकिस्तान के पास एडवांस टेक्नोलॉजीज भी हैं एंड पार्टनरशिप इन मेटलर्जिकल प्लांट्स बोल्स्टर इट्स पोजीशन एज अ रिलायबल ऑल्टरनेटिव। अगर सामने वाली कंट्री के पास वो टेक्नोलॉजीज भी हैं फॉर एक्सट्रैक्शन, वो टेक्नोलॉजी है फॉर प्रोसेसिंग, तो फिर ये एक रिलायबल पार्टनर बन सकता है इंडिया का विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशन। अब रशिया ने जब इन्वेजन किया यूक्रेन पे, तब हमारे यहाँ फर्टिलाइजर के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़े थे, क्योंकि हम लोग काफी हद तक रशिया पे रिलाई कर रहे थे। ठीक है, तो ये जो एक रिस्क होता है कंसंट्रेटेड सप्लाई चेन का, ये आपको और ज्यादा वल्नरेबल बना देता है। सो बेटर है कि आप जो भी सोर्स कर रहे हो वर्ल्ड ओवर से, सीक डाइवर्सिफाइड ऑल्टरनेटिव्स। ओके, जैसे कजाकिस्तान अभी कोलैबोरेट ऑलरेडी कर रहा है जापान, जर्मनी, यूएस, साउथ कोरिया जैसे के साथ फॉर एक्सप्लोरिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग रेयर अर्थ रिसोर्सेज। तो इंडिया शुड ऑल्सो बी पार्टनर विद कजाकिस्तान फॉर दिस। इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी गोल। अब हमने कॉप 29 में प्लेज किया लिया है 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी अचीव करेंगे बाय 2030, राइट। लेकिन इन सब चीज को अचीव करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उनमें भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स यूज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्प्रोजियम। डोमेस्टिक रेयर अर्थ माइनिंग। अब हमारी खुद की माइंस का क्या? हमारी माइनिंग अंडर डेवलप्ड है पूरी, बिकॉज हमें कभी उतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हम अचीव कर ही नहीं पाए इस फील्ड में। और वो अचीव करने का एक ही तरीका है कि हम दूसरी कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप करें कि आप अपना हमारे साथ टेक्नोलॉजी शेयर कीजिए एक्सट्रैक्शन की। Next is strategic measure and future prospects. So India is working on initiatives such as India Central Asia Rare Earth Forum to strengthen regional cooperation in rare earth extraction. ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। दूसरा, फोकस एरियाज इंक्लूड शेयर जियोलॉजिकल डेटा, तो इसमें हमारा इसरो भी काफी हेल्प कर सकता है, ठीक है, हमारे सैटेलाइट्स वगैरह मैपिंग करने में। दूसरा, एफिशिएंट माइनिंग, उसके लिए चाहिए टेक्नोलॉजी, तो वो कजाकिस्तान के पास है, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस एंड क्रिएटिंग ए रीजनल हब टू रिड्यूस चाइनाज डोमिनेंस। और मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें यूएसए आपके साथ है, तो यानी कि टेक्नोलॉजी और कैपिटल की दिक्कत नहीं होगी। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वेल्थ टैक्स। नो, ये नहीं जानना है हमें कि ये दो लोग क्या कह रहे हैं वेल्थ टैक्स पे, हमें वेल्थ टैक्स के रिस्पेक्ट में कुछ और जानना है। क्योंकि इससे रिलेटेड एक सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज आई थी अराउंड इन मंथ ऑफ मई, तो मैं उसको दोबारा डिस्कस करूंगा, बिकॉज ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट 2024 ये कमीशन की थी ब्राजील ने अपनी G20 प्रेसिडेंसी के टाइम। ओके, और यहां पर इस रिपोर्ट में फ्रेंच इकोनॉमिस्ट गैब्रियल जुकमैन का कहना था कि अगर हम एनुअली 2% टैक्स लगाएं ऑन इंडिविजुअल्स होल्डिंग वेल्थ एक्सीडिंग $1 बिलियन, तो इससे काफी बेनिफिट होगा। ओके, नाउ यहाँ पे 2% टैक्स, अब आप सोचेंगे वो तो ऑलरेडी लगता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। देखिए, वो लगता है उनकी इनकम पे, ठीक है, वो उतना रियलिटी रिफ्लेक्ट नहीं करता। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पूरी वेल्थ की। जिसकी भी वेल्थ $1 बिलियन से ज्यादा होगी, ठीक है, उस पर ये इस तरीके का टैक्स लगेगा। अब देखिए, वर्ल्ड में आज इनइक्वालिटी सबसे तेजी से बढ़ रही है, इवन इंडिया में भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इनइक्वालिटी को रोकने के लिए दो ही तरीके हैं, या तो आप वेल्थ टैक्स लगा लीजिए, ठीक है। वेल्थ यानी जैसे आज हम बॉलीवुड की कपूर फैमिली को देखते हैं, ये पृथ्वीराज कपूर से लेके आज रणवीर कपूर, करीना कपूर तक, इनकी फैमिली ने बहुत वेल्थ एक्वायर की है। दे हैव मल्टीपल बंगलोज, मल्टीपल फ्लैट्स इन अक्रॉस मुंबई, राइट। और दूसरा है इनहेरिटेंस टैक्स। इनहेरिटेंस टैक्स ये भी लगाना उतना ही जरूरी हो जाता है, ताकि इससे क्या होगा कि कंसंट्रेशन रुकेगा वेल्थ का। अब होता ये कि इनके पास पैसा ज्यादा आ रहा है, सो दे कीप ऑन बाइंग द प्रॉपर्टी, दे कीप ऑन बाइंग द प्लॉट्स लैंड, दे कीप ऑन बाइंग द फार्म्स, दे कीप ऑन बाइंग द बंगलोज। और इस वजह से क्या होता है कि इन चीजों की प्राइस बढ़ती जाती है, और फिर जब जो कॉमन मैन है या जो फर्स्ट टाइम होम बायर है, उनके लिए इसकी प्राइस अनअफोर्डेबल हो जाती है, राइट। तो ये अगर इनहेरिटेंस टैक्स, यानी कि सपोज कोई वेल्थ छोड़ के गया $1 बिलियन की, उसके बाद जब अगली जनरेशन को पास ऑन करोगे अपनी वेल्थ, तो आपको टैक्स देना होगा। तो फिर ऐसे में इंसान सोचेगा यार मैं इतनी वेल्थ जोड़ू ही क्यों, उससे अच्छा है कि अपनी जिंदगी जी लो
और कम जोड़ो। ठीक है, तो इनहेरिटेंस टैक्स एंड वेल्थ टैक्स ये आप एक मेजर की तरह यूज कर सकते हैं कि अगर हमें इस वक्त वर्ल्ड ओवर या अक्रॉस इंडिया इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है तो वी शुड इम्पोज वेल्थ टैक्स एंड इनहेरिटेंस टैक्स। ठीक है, इसके प्रोस एंड कॉन्स की बात करेंगे और ये रेफरेंस भी देंगे आप कि ब्राजील ने अपनी G20 प्रेसिडेंसी में एक रिपोर्ट रिलीज की थी, उसमें उसने कहा था दैट एनुअल 2% टैक्स ऑन इंडिविजुअल्स होल्डिंग वेल्थ एक्सीडिंग मोर देन $1 बिलियन। ये आपने कई हॉलीवुड स्टार्स देखे होंगे जिन्होंने पूरे के पूरे आइलैंड परचेज कर रखे हैं। So what is wealth tax? Wealth tax is a tax based on market value of the assets owned by taxpayer. Now अब यही इसका एक सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म बनता है, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू अब किसी भी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करना इंडिया में या कहीं भी इजी नहीं है, क्योंकि जो टैक्स अथॉरिटीज होंगी वो ये चाहेंगे हमेशा कि हम ओवर वैल्यू करें, ओवर वैल्यूएशन करें प्रॉपर्टी का, ज्यादा टैक्स आएगा। और इंडिविजुअल हमेशा ये चाहता है कि अंडर वैल्यूएशन हो मेरी प्रॉपर्टी का ताकि मुझे कम टैक्स भरना पड़े। अब ये ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन तो टैक्स अथॉरिटीज और इंडिविजुअल के बीच में इससे जनरेट हो जाते हैं टैक्स डिस्प्यूट्स। अब ये डिस्प्यूट्स या तो टैक्स ट्रिब्यूनल में जाएंगे या फिर कोर्ट में जाएंगे और ये सालों साल इसी तरीके से चलता रहता है। ओके, तो ये जो इन्होंने पहला पॉइंट बोला है कि मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स, यही इसका सबसे बड़ा वीक पॉइंट भी है। ठीक है, सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म भी यही है कि कैसे डिटरमिन करोगे मार्केट वैल्यू, ट्रू मार्केट वैल्यू। वेल्थ टैक्स इन इंडिया, तो इंडिया में वेल्थ टैक्स हुआ करता था बट इसको खत्म कर दिया गया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। कि माना ही जाता था कि इसको कलेक्ट करने में जितना खर्चा हो जाता है उतना तो टैक्स आता ही नहीं है, तो फिर इसको खत्म कर दिया गया। प्रोपोनेंट्स का क्या कहना है, इट दिस टाइप ऑफ टैक्स इज मोर इक्विटेबल देन द इनकम टैक्स अलोन, क्योंकि वो सिर्फ इनकम पे लग रहा है आपकी, लेकिन ये पूरी की पूरी वेल्थ पे लग रहा है। वेल्थ मतलब आपने जो भी प्रॉपर्टी बनाई होगी आज तक, आपके पास जो भी एसेट्स होंगे, इक्विटीज होंगी, शेयर्स हो वगैरह होंगे, इन सब पे लगेगा टोटल। It promotes the fairness and equality by taking into account taxpayers' overall economic status and their ability to pay tax। ठीक है, ये प्रोपोनेंट्स का कहना है। लेकिन क्रिटिक्स का भी कुछ कहना है दैट इट डिस्करेज द एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ विच ड्राइव्स द इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करती है? हाँ करती है। जैसे कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट, इन सबको आप देखेंगे तो इन्होंने नायका में इन्वेस्ट किया हुआ है। ये सब स्टार्टअप्स थे, इनको अगर इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती तो इतना ग्रो नहीं कर सकते थे, बट ये जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स थे इन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया। नायका, उसी तरह शुगर, ठीक है, इन सब में इन्वेस्टमेंट किया इन लोगों ने। तो पूरी तरीके से डिस्करेज करना भी ठीक नहीं है। कई बार इनकी जो वेल्थ होती है, जैसे टाटा ग्रुप ने भी अभी किसी एक ब्रांड में इन्वेस्ट किया था, आई डोंट रिमेंबर इट्स नेम। ओके, कोई क्लोथिंग ब्रांड ही था, टाटा ग्रुप ने भी उसमें इन्वेस्ट किया था। नाउ administration and enforcement of wealth tax present challenges as determining the fair market value of assets lead to valuation dispute between taxpayer and tax authorities, जो पॉइंट मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया। Uncertainty about the valuation also could tempt some wealthy individuals to try tax evasion। तो टैक्स इवेशन तो वो अभी भी करते ही हैं इनकम पे। ठीक है, ये चार्टेड अकाउंटेंट्स इन सबका यही काम है, वो टैक्स इवेशन करना ही बताते हैं। एनालाइजिंग द प्रपोजल टू टैक्स अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, यहाँ पे इन्होंने रेकमेंड किया कि जो भी इंडिविजुअल परचेज कर रहे होंगे मोर देन $1 बिलियन ऑफ टोटल वेल्थ, यानी कि एसेट्स, इक्विटी, शेयर्स, they would be required to pay minimum 2% of their wealth amount of tax annually। Okay, so this will safeguard the global tax progressivity। progressive tax यही कहता है ना, जिसकी ज्यादा इनकम है उसको ज्यादा टैक्स करो। एंड कुड पोटेंशियली रेज 200 to 250 बिलियन डॉलर ईयर ग्लोबली फ्रॉम अबाउट 3000 इंडिविजुअल। सिर्फ 3000 इंडिविजुअल से हम लोग इतना मनी रेज कर सकते हैं। अब इस मनी को आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो, इसको आप क्लाइमेट चेंज के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है, या आप इसको वर्ल्ड ओवर पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम जैसी चीजों के लिए यूज कर सकते हो, या फिर जहां भी यूज करना चाहो। ओके, रैशनैलिटी क्या है इसके पीछे? देखिए, सबसे बड़ा रैशनैलिटी यही है कि यहाँ पर जो टॉप के लोग हैं, जस्ट 0.0001% हाउस होल्ड, दे ओन 3% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी। और ये इनकी जो 3% था ये बढ़ के और 13% हो गया इन 2024। क्यों हुआ ये? क्योंकि कोविड के टाइम कहीं ना कहीं देखा गया कि कोविड के टाइम से इनइक्वालिटी और तेजी से बढ़ी है। Okay, so this deprived the government of substantial tax revenue। It contributes to concentrating the gains of globalization into relatively few hands। Obviously, globalization का एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट यही रहा है कि इसके जो गेन्स हैं वो इक्वली नहीं पहुंचे सब तक, कुछ लोगों के हाथों में ही रह गया। नेक्स्ट इज इट अंडरमाइंस द सोशल सस्टेनेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन।
So, is this proposal significant? So, yes, it is. Okay, इंडिया के रिस्पेक्ट में हम कुछ बातें जान लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल इंडिया में टॉप 1% इनकम एंड वेल्थ शेयर अब देखोगे आप टॉप के जो 1% रिच है इंडिया में दे ओन 22% ऑफ इनकम एंड 40% ऑफ वेल्थ शेयर. और ये सिर्फ टॉप 1% की होगी. अगर आप 10% ले लोगे ना इंडिया के टॉप के तो दे कवर 70% ऑफ इंडिया एनुअल इनकम. ओके तो फिर इनइक्वालिटी तो बढ़ेगी ना. एक तरफ एक वर्कर है कंपनी में जो 30,000 मुश्किल से मिल रहे हैं, दूसरी तरफ उसी कंपनी में एक सीईओ बन के बैठा है जो 5 से 10 करोड़ रुपए साल ले रहा है. ठीक है. एंड उसमें देखा ये जाता है कि इनकी जो इनकम जिस स्पीड से बढ़ती है वो बहुत कम होती है क्योंकि इनकी इनकम सीधे मैसिव जंप लेती है. Okay, therefore, a super tax on wealthy might be a good idea for fighting the growing inequalities and providing additional fiscal space for government. A mere 2% tax on total net worth of 162 wealthiest Indian families can generate the revenue of 0.5% of country's GDP. Okay, so ये wealth tax को लेके कुछ बातें थी. वैसे क्वेश्चन आएगा नहीं बट आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए. कहीं ना कहीं आप वे फॉरवर्ड में जरूर लिख सकते हो क्योंकि जो इनइक्वालिटी बढ़ रही है जिस तेजी से वो बहुत सीरियस मैटर है इस वक्त. शुड असिस्टेड डाइंग बी लीगलाइज. अब ये यूके के रिस्पेक्ट में है बट असिस्टेड डाइंग के बीच रिस्पेक्ट में हम दो बातें जानते हैं. एक है एक्टिव यूथेनेशिया, दूसरा है पैसिव यूथेनेशिया. Now, passive euthanasia is legal in India, बट एक्टिव यूथेनेशिया इज इलीगल. एक्टिव यूथेनेशिया है क्या? यानी कि आप यहीं पर इसको जानबूझ के कुछ ऐसा सब्सटेंस दीजिए जिससे इसकी डेथ हो जाए या ऐसा इंजेक्शन दे दीजिए जिससे इसकी डेथ हो जाए. ठीक है, वो एक्टिव है, उसको इलीगल माना गया है. पैसिव यूथेनेशिया इज लाइक कि मान लीजिए ये आदमी वेंटिलेटर पे था या लाइफ सपोर्ट पे था तो इसका ये विड्रॉ कर लीजिए बस एंड लेट हिम डाई दी नेचुरल डेथ. ठीक है, तो ये डिफरेंस है पैसिव और एक्टिव में, ये याद रखिएगा. सेकंड थिंग इज ये रेलेवेंस क्या है यूपीएससी में सिलेबस में कहाँ कहाँ लिख सकते हो ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा. यूके के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन ने वोट किया है टू लीगलाइज असिस्टेड डाइंग इन इंग्लैंड एंड वेल्स. ओके, नाउ असिस्टेड डाइंग से मतलब क्या है? यानी यहाँ पर जो भी टर्मिनली इल इंडिविजुअल है जो खुद चाहता है कि अब उसकी लाइफ या उसकी सफरिंग जो दर्द हो रहा है उसे वो एंड हो जाए तो उसके लिए इन्होंने कहा है कि ओके अगर कोई चाहता है मतलब एक तरीके से एक कंपैशनेट अप्रोच ही है. जैसे कोई कैंसर या कोई खतरनाक बीमारी का इलाज करा रहा है, ठीक है, बट वो पेन इतना है कि नहीं सहन हो रहा है और उसके ठीक होने के चांसेस भी नहीं है. वो दवाइयां सिर्फ उसको जिंदा रख सकती हैं जैसे तैसे बट उसके ठीक होने के चांसेस नहीं है. अगर वो चाहता है कि लेट मी एंड दिस लाइफ तो वो अलाउ किया जाए और इसी के फेवर में ये बिल पास हुआ है. हालांकि जो ओपोनेंट्स हैं जैसे रिलीजियस लीडर ये आर्ग्यू करते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है. ठीक है, इससे क्या होगा कि जो वल्नरेबल इंडिविजुअल्स हैं जैसे डिसेबल्ड या एल्डरली दे विल ऑप्ट फॉर असिस्टेड डेथ टू अवॉइड बर्डनिंग देयर फैमिलीज. हाँ ये पॉसिबल है. इसके एक्चुअली कई सारे रीजन है. एक तो पहला कि इसका मिसयूज हो सकता है. जैसे इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर कहूँ कि किसी को किसी की प्रॉपर्टी एक्वायर करनी है तो ओके डॉक्टर को रिश्वत देते हैं कि आप एक काम कीजिए इसको एक्टिव यूथेनेशिया दे दीजिए. तो इंडिया में तो खैर इलीगल है. पैसिव यूथेनेशिया यानी कि अगर मान लो कोई किसी भी वजह से लाइफ सपोर्ट पे पहुंच गया तो ठीक है आप इसको विड्रॉ कर लीजिए. बट ये इसके मिसयूज के चांसेस कम है लेकिन एक्टिव वाले के बहुत ज्यादा चांसेस है मिसयूज के कि किसी ने किसी को डॉक्टर को पैसे दे दिए कि इसको लगा दो एंड निपटा दो. ठीक है, तो इसको इसलिए इंडिया में इलीगल माना गया. ओके, तो एक तो मिसयूज के कंसर्न्स आते हैं. दूसरा कि कहीं ना कहीं एक इमोशनल बर्डन पड़ सकता है कि सामने वाला ही दिल से ये सोचने लगे कि यार मेरी वजह से मेरी फैमिली परेशान हो रही है या मेरे इलाज में मेरी फैमिली और गरीब होती चली जाएगी तो उस वजह से ही वो वल्नरेबल हो जाए और ज्यादा और वो खुद चूज कर ले कि आई वांट टू डाई. ठीक है, तो रिलीजियस लीडर्स का कहना है कि नहीं लाइफ ऊपर वाला देता है और ऊपर वाला ही ले सकता है, डॉक्टर के पास कोई अधिकार नहीं है इसके. तो इसमें कई सारे कंसर्न्स हैं जैसे मॉरल डिबेट, द फियर ऑफ एक्सप्लॉइटेशन और कोर्शन ऑफ वल्नरेबल इंडिविजुअल्स. ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है, कोर्स किया जा सकता है. जैसे कई लोग कहने लगते हैं ना कि नॉट डोंट टेक इट पर्सनली बट हाँ कुछ जगहों पे ऐसा देखा है, रियल में भी देखा है कि कुछ लोग कहते हैं यार ये बच्चा जब से पैदा हुआ है या बच्ची पैदा हुई है इसकी हालत ऐसी है कि कोई भी काम खुद से नहीं कर पाती है, इससे तो अच्छा भगवान इसे उठा ही लेता. ठीक है, तो इस तरह की बातें होती हैं कोर्शन टाइप. Second is healthcare impact. It questions about the potential undermining of hospital and palliative care services. अब अगर ऐसा होगा कि हाँ किसी को भी आप अलाउ कर सकते हो मरना तो फिर हॉस्पिटल्स अपनी सर्विसेज सुधारने की कोशिश ही नहीं करेंगे. फिर वो वेंटिलेटर बना के क्या करेंगे अगर हर इंसान ये सोचे कि वेंटिलेटर पे चला गया हूं तो लेट मी चूज डेथ. लेजिस्लेटिव सेफगार्ड ensuring the decisions are voluntary and not influenced by external pressure. अब ये इंश्योर करना बहुत मुश्किल हो जाता है
कि ये कैसे डिसाइड करें हम कि ये वॉलंटरली खुद ने चूज किया इस पे या इस पे कोई एक्सटर्नल प्रेशर था। इंडिया के कंटेक्स्ट में बात कर लेते हैं। इन कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द राइट टू डाई विद डिग्निटी एज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पर पैसिव यूथेनेशिया अलाउ कर दिया गया था, दैट इज विड्रॉइंग द लाइफ सपोर्ट ऑफ टर्मिनली इल पेशेंट बट अंडर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस। लेकिन इसके लिए एक लिविंग विल या एडवांस डायरेक्टिव देना होगा उस आदमी को, बट इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल ओवरसाइट। जैसे कोई इंसान है कि वो सपोज उसको ब्रेन ट्यूमर है, ठीक है, वो इलाज उस ऑपरेशन के लिए जा रहा है, तो वो पहले से अपनी एक लिविंग विल बना सकता है। एक्टिव यूथेनेशिया तो ये तो इलीगल है इंडिया में, ठीक है, आप कोई सब्सटेंस नहीं दे सकते उसको मरने के लिए। ओके, हम आगे चलते हैं। एक और अच्छा आर्टिकल था, दैट इज फिशरीज एक्सटेंशन सर्विस। इंडिपेंडेंस के बाद हम लोग क्या लेके आए थे, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस, जहां पे वो कृषि विज्ञान केंद्र खोले गए, फिर वो लोग फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाते हैं किसान को कि आप इस तरीके से फार्मिंग कीजिए एंड सो ऑन। ठीक है, तो उसी तरीके से फिशरीज एक्सटेंशन सर्विसेज भी स्टार्ट की गई हैं। सो पहले तो ये कुछ फैक्ट्स याद रख लीजिए अपने लिए। 83% इंक्रीज देखा गया हमारे यहाँ नेशनल फिश प्रोडक्शन में सिंस 2013-14। ठीक है, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इज 75% of this is coming from inland fisheries and second largest fish and aquaculture producer globally। हम लोग वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट फिश एंड एक्वाकल्चर प्रोड्यूसर है। फर्स्ट कौन होगा आप समझ सकते हैं। In this backdrop, strengthening last mile fisheries and aquaculture extension services is of paramount importance। अब जब हम इतना कुछ अचीव कर ही चुके हैं तो एक्सटेंशन सर्विसेज अगर हम और इम्प्लीमेंट कर दें अच्छे से, जो लास्ट माइल पे खड़े हुए फिशरमैन को भी बताएगा अबाउट द बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो इससे चीजें और इम्प्रूव हो जाएंगी। ओके, तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए ऑन रिक्वेस्ट बेस्ड to fishers or fish farmers on the life cycle of improved species cultured, water quality, disease, available rearing technologies, and address issues faced by seed growers, hatcheries, and conduct the need-based training to promote sustainable practices and फिशरीज बेस्ड एक्टिविटीज। ठीक है, तो एक्सटेंशन सर्विस वाले ये सारी चीजें लोगों तक पहुंचाएंगे, उनको बताएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हमने मत्स्य सेवा केंद्र बनाए, जो कि एक वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह काम कर रहे हैं टू प्रोवाइड ए रेंज ऑफ एक्सटेंशन सर्विसेज बाय ट्रेन्ड एक्वाकल्चर प्रोफेशनल्स। और गवर्नमेंट यहाँ पे असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है 60% का टू दी वीकर सेक्शन एंड विमेन फिशरमैन। ओके, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है केरल थ्रिसूर का। वहां पे ये जो बनाया गया मत्स्य सेवा केंद्र, इट हैज ए वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी फॉर वाटर सॉइल एंड माइक्रोबियल एनालिसिस टू कंडक्ट द रिक्वेस्ट बेस्ड डिजीज टेस्ट। क्योंकि कई बार इस तरीके की शिकायतें आती है कि ये मछली खाने से बीमारी हो गई है, मर्क्यूरी बढ़ गया बॉडी में। ठीक है, क्योंकि आपने समंदर में बढ़ाया, पानी में बढ़ाया, वहां से मछली में गया, फिर वहां से इंसान ने खाया, उसमें आया। ठीक है, दूसरा उसी तरीके से एक नासिक का भी एग्जांपल दिया है कि यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस किया गया ऑफ फिशर्स एंड फिश फार्मर्स। ठीक है, ऑन वेरिड सीड फीड इनपुट बैक्ड विद रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन। ठीक है, तो ये दो अचीवमेंट्स, ये केस स्टडीज आप लिख सकते हैं एग्जाम में। दूसरा, यहाँ पे मोबिलाइज स्टार्टअप्स, कोऑपरेटिव्स, फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एंड जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू शेयर द बेस्ट प्रैक्टिसेस विद ईच अदर। उसी तरीके से एक सागर मित्र इनिशिएटिव भी है, यहाँ पे डिप्लॉय करेगी गवर्नमेंट सागर मित्र को इन कोस्टल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। दिस विल बी अ वाइटल इंटरफेस एंड दे विल कंपाइल द इंफॉर्मेशन एंड डेटा ऑन डेली मैराइन कैच, कि डेली आप कितना कैच कर रहे हो, प्राइस फ्लक्चुएशन, रेक्विसाइड मार्केटिंग नीड्स टू फिश लैंडिंग सेंटर एंड हार्बर। ठीक है, तो ये सागर मित्र के बारे में भी आप अपने आंसर में जरूर कोट कीजिएगा। Next is now how the extension services could be improved. First, above initiatives should be institutionally converged with the already networked field extension machinery of over 700 ICAR driven कृषि विज्ञान केंद्र। ठीक है, इन्हीं के साथ इसको हम मर्ज कर सकते हैं या इन्हीं के साथ कन्वर्ज कर सकते हैं। दूसरा, वी नीड टू प्रमोट द डिजिटल आउटरीच। हमें एक नेशन वाइड वर्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाना होगा लाइक एक्वा बाजार। Okay, that will clarify the basic concepts and provide practical demonstration to fishers on breeding and seed production of commercially important fish. Okay, ये सब मैं आपको अपनी वीकली मैगजीन में पॉइंट्स दूंगा इनके, डोंट वरी अबाउट दैट। आप न्यूज़पेपर से अपनी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करने के लिए। यहाँ पे इंडिया कंसिडर कटिंग पर्सनल इनकम टैक्स। ठीक है, तो पर्सनल इनकम टैक्स कट करने से कुछ नहीं होगा, आपको अल्टीमेटली जीएसटी कम करने होंगे, क्योंकि मास डिमांड वहीं से जनरेट होगी। इनकम टैक्स भरते ही कितने लोग हैं,
4-5% पॉपुलेशन, 7% हार्डली। एआई इन एजुकेशन ए मेजर रिस्क इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको पूरे पॉइंट्स दे दिए हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम एजुकेशन किस तरीके से यूज कर सकते हैं। फर्स्ट इज इसके रोल, एक पर्सनलाइज लर्निंग प्रोवाइड कर सकता है ये जिस बच्चे की जैसी स्ट्रेंथ हो। जैसे आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, आप एक पर्टिकुलर लेवल के क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लेते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो सभी के लिए सेम पेपर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे इनका कहना है कि कई बार हम लोग अगर ऐसा पेपर बनाए कि किसी ने इसमें अच्छा स्कोर किया है तो उसके अगले लेवल पे क्वेश्चन का लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। यानी पर्सनलाइज, इस बच्चे का आईक्यू अच्छा है, इसकी तैयारी अच्छी है, तो इसे और हाई लेवल के क्वेश्चन दिए जाएं। ठीक है, और जिस बच्चे का आईक्यू कम था या उसकी अंडरस्टैंडिंग कम है तो उसको उसी लेवल तक के क्वेश्चन दिए जाएं। ठीक है, इसे कहते हैं पर्सनलाइज्ड लर्निंग। तो ये स्कूल लेवल पे अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सकता है, जिस बच्चे का जैसा आईक्यू लेवल हो, मेमोरी हो, उस हिसाब से उसकी पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान की जा सकती है। अडेप्टिव अडेप्टिव लर्निंग, ठीक है, आप एडजस्ट कर सकते हो एट द पेस एंड लेवल ऑफ डिफिकल्टी कि इस हिसाब का लर्निंग मटेरियल बनाना है हमें किन किन बच्चों के लिए। दूसरा, ऑटोमेटेड ग्रेडिंग। अब यहाँ पे ये टीचर्स का टाइम सेव कर देगा ऑन ग्रेडिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, ये सब आप एआई की मदद से कर सकते हो। इंटेलिजेंस ट्यूटरिंग, यहाँ पे स्टूडेंट्स को आप पर्सनलाइज सपोर्ट एंड फीडबैक प्रोवाइड कर सकता है एआई। डेटा एनालिसिस, यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो उनके ट्रेंड, पैटर्न्स, इंसाइट्स, जो एजुकेटर्स को मदद करेगा अपनी टीचिंग प्रैक्टिसेस और स्टूडेंट्स के आउटकम को इंप्रूव करने में। नेक्स्ट इज एक्सेसिबिलिटी, तो जिन एरियाज में टीचर्स अच्छे नहीं है, ठीक है, वहां पर एआई हमारी मदद कर सकता है। जैसे छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल में बच्चों की कंप्लेंट हमेशा ये रही है कि हमें या तो हिंदी में पढ़ाया जाता है या इंग्लिश में, बट हमारी जो लोकल लैंग्वेज उसमें नहीं पढ़ाया जाता है। तो एआई वहां पर बहुत मदद कर सकता है एजुकेशन को उन बच्चों के लिए एक्सेसिबल बनाने के लिए। ओके, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब मैंने पढ़ाई थी तब उसमें आपसे कहा भी था कि यहाँ पे इसने टेक्नोलॉजी पे काफी एम्फेसाइज किया है कि हम इंटीग्रेट करेंगे टेक्नोलॉजी को टू एनहांस द एक्सेस टू एजुकेशन एंड पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस। एआई को करिकुलम का भी पार्ट बनाया जाएगा ताकि नेसेसरी स्किल्स दी जाए बच्चों को टू प्रिपेयर देम फॉर जॉब्स ऑफ द फ्यूचर। एआई को टीचर्स को भी ट्रेन करने में यूज करेंगे हम लोग ताकि उनकी टीचिंग एबिलिटी इंप्रूव हो। एआई पावर्ड असेसमेंट करेंगे ताकि और ज्यादा एक्यूरेट एंड स्पीड बेटर हो असेसमेंट की। रिड्यूस द सब्जेक्टिविटी एंड द बायस, कई बार टीचर्स को जो आंसर पसंद नहीं आता, जैसे एक अभी रिसेंट केस था जहां पे किसी ने लिखा था अबाउट स्पाउस, वर्ड यूज कर लिया था उसने, जहां पर कुछ डोमेस्टिक वायलेंस की बात हुई थी कि स्पाउस। तो टीचर का स्टूडेंट से कहना था कि आपने स्पाउस वर्ड क्यों यूज किया, डोंट यू थिंक कि यहाँ पे वाइफ यूज होना था। तो दैट गर्ल सेड नो, नो मैडम, स्पाउस ही यूज होना चाहिए क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस दोनों के अगेंस्ट हो सकता है, फीमेल भी मेल पे कर सकती है और मेल भी फीमेल पे कर सकता है। तो दैट वाज ब्रिलियंट गर्ल एक्चुअली। नेक्स्ट इज नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जाएगा। इट विल सर्व एज अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सपीरियंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। देखिए, इसमें काफी सारे इश्यूज एंड चैलेंजेस भी आएंगे अगर हम एआई को एजुकेशन में यूज कर रहे हैं। फर्स्ट इज लैक ऑफ ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। जैसे मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अगर आप बायस डेटा देंगे तो वो बायस आउटपुट ही देगा। अगर आप पूरे टाइम रिजर्वेशन रिजर्वेशन के अगेंस्ट बायस डेटा देंगे तो वो फिर आपको यही कहेगा कि हाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप पूरे 5,000 साल की हिस्ट्री उसको बताएंगे पहले कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ है हमारे यहाँ हिस्ट्री में इसलिए रिजर्वेशन है, तब जाकर उसका आउटपुट बदल जाएगा। ठीक है, सो देयर इज लैक ऑफ ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी क्योंकि आप बायस्ड एल्गोरिदम नहीं दे सकते उसको। लिमिटेड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ अभी भी इंडिया में काफी डिजिटल डिवाइड है। दूसरा, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, इसके लिए हमें टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ेगी, हमें फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, और हमारे यहाँ स्कूलों की हालत तो आप जानते ही हैं। नीड फॉर टीचर्स ट्रेनिंग, हमारे टीचर्स खासकर सरकारी स्कूल में कितने ब्रिलियंट हैं वो भी हम लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो उन्हें भी ट्रेन करना पड़ेगा पहले इन मॉडल्स को यूज करने के लिए। दूसरा, एथिकल कंसर्न, अगेन एथिकल कंसर्न सबसे बड़ा बात आती है बायसनेस की, data privacy, algorithmic bias, and potential for AI to replace the human teachers. इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन इंटरेक्शन, अब बात यहाँ पे यही होगी कि ये जो ग्रेडिंग, असाइनमेंट, प्रोवाइडिंग फीडबैक, ये सब अगर ऑटोमेटिक होने लगेगा तो फिर जो एक क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन होता है टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच, वो कहाँ जाएगा, राइट। फर्दर स्टेप्स हम लोग क्या ले सकते हैं। फर्स्ट, वी नीड टू प्रिपेयर ए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसर्च, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी, टीचर्स ट्रेनिंग करनी होगी, एंड कंटिन्यूस इवैल्यूएशन एंड इंप्रूवमेंट करना होगा। ओके, तो ये सारी चीजें आपको वीकली मैगजीन में मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट दिस। ओके, देन एआई एंड मशीन लर्निंग को हम लोग इंडियन फार्मा इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं। मैंने एक बार पहले भी आपको ये टॉपिक पढ़ाया था, उसमें भी मैंने आपसे इस बारे में बात की थी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को किस तरीके से ड्रग डिस्कवरी और सब में मदद कर सकता है एआई। देखिए, मदद कई तरीके से कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, दवाइयों
की खोज करने में कई कई साल लग जाते हैं, तो यहाँ पे ये हमें स्पीड एंड एफिशिएंसी इंप्रूव करने में हेल्प कर सकता है। फिर हमारी जो फार्मेसी में हम लोग वर्क कर रहे हैं उस पे दवाई और ज्यादा प्रिसिशन और एक्यूरेट बना सकता है। ठीक है, कॉस्ट कटिंग की जा सकती है यहाँ पर एआई की मदद से। और दूसरा, इट कैन ऑल्सो इम्प्रूव द ड्रग डिजाइन, राइट। फिर ग्रोथ के चांस में, ग्रोथ वगैरह के टर्म्स में हम देखें तो स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप करने में ये हमारी मदद करेगा, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी, जैसे हमने नैनो यूरिया वगैरह बनाया, तो ये सब स्टार्टअप्स इनमें आ सकते हैं। दूसरा, इन्वेस्टमेंट, फर्दर इन्वेस्टमेंट इन एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दूसरा, रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में मदद करेगा। ओके, उसके अलावा ट्रिपल पी पार्टनरशिप, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, को भी एक बूस्ट देगा। ओके, तो ये हमेशा मैं बोलता हूँ कि किसी भी टॉपिक पर तीन चार हेडिंग्स बनाओ और उसके अंदर तीन चार छोटे छोटे पॉइंट्स रेडी रखो। इतने में आपका 150-250 वर्ड का आंसर बन जाएगा इजिली, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे रशिया ने वही कहा है, मॉस्को ने, कि मॉस्को सिक्योरिटी शुड बी गारंटीड, कि आप कोई भी अगर पीस डील की बात कर रहे हो तो हमारी सिक्योरिटी पहले गारंटी दीजिए। और ये सच भी है, क्योंकि कोई वजह नहीं थी नाटो को और ज्यादा ईस्टवर्ड एक्सपेंशन करके यूक्रेन को अपने फोल्ड में लेने की। वो रशिया की जो सिक्योरिटी को उसने सीधा सीधा थ्रेटन कर दिया। कल भी हमने बात की थी कि मेडिटेरेनियन सी में जिनकी डेथ होती है माइग्रेंट्स वगैरह की, वो तो नोटिस में आता है, बट कैरिबियन सी में कई लोग मर जाते हैं, उनका ध्यान नहीं दिया जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे इनका कहना है कि ओवर 10,000 इमिग्रेंट्स died in 2024 trying to reach Spain via sea, Mediterranean Sea. Okay, Taiwan hold first China expansion simulation. Now simulation exercise क्या है वो आप जानते ही होंगे, कि एक तरीके का आर्टिफिशियल सिनेरियो बनाया जाता है कि अगर कल को चाइना इस तरीके से अटैक करता है तो हम लोग किस तरीके से रोकेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, एंड बिफोर साइनिंग ऑफ, लेट मी टेल यू कि जो प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज चल रही है पॉलिटी की, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। पॉलिटी में अभी हम लोग स्टैटिक कर रहे हैं, इसके साथ ही फिर हम लोग करंट करेंगे, और सिमिलरली हम लोग इकोनॉमी में भी अभी स्टैटिक कंप्लीट करेंगे पहले, और उसके साथ फिर करंट अफेयर करेंगे। ये सारे मॉड्यूल अलग अलग आते हैं, एंड एट अ वेरी लो कॉस्ट ऑफ जस्ट प्रीलिम्स पॉलिटी एट 750 एंड इकोनॉमी एट 950। ओके, और इसके अलावा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी एंड साइंस एंड टेक की करंट अफेयर सीरीज पहले से ही चल रही है। हिस्ट्री हिस्ट्री में हम लोगों ने अभी करंट अफेयर स्टार्ट किया हुआ है। इसके बाद अगर टाइम रहा तो हम लोग इसका स्टैटिक पार्ट भी जरूर कवर करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।